और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, का हमला और तेहरान में तहलका। देखिए यह मिसाइल जाकर गिरी है ईरान के तेल के कुओं पर, तेल कंपनियों पर, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इजराइल और अमेरिका का प्लान ईरान में तेल की तबाही लाना। ईरान की ताकत उसका तेल है, उसके तेल को फूंक डाला है, तेहरान को जला डाला है। तेल ठिकानों पर ऐसी तबाही आई है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में जो तेल का जितना स्ट्रक्चर ढांचा था उस पर अटैक किया गया और ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की गई। और हालत यह हो गई धमाके के बाद कि ईरान के नालों में जो तेल बह रहा था उसमें भी आग लग गई। आप देख रहे हैं नालों तक तेल पहुंच गया, भी आग ही आग, चारों तरफ आग नजर आ रही। گلوار کوسار از این ته همت این منم تا این بالا همینجوری داره میشه. گلوار کوسار همت این منم تا این بالا همینجوری داره میسوزه. ईरान का तेल ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे जलाकर राख कर डाला है अमेरिका और इजराइल ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के कुछ घंटे बाद यह हुआ है। अमेरिका इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। ईरान के दो प्रांतों में कई तेल भंडारों को उड़ा दिया है। तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में 5 तेल ठिकानों पर बम दाग दिए। इन हमलों में ईरान के 4 टैंकर चालकों की मौत हो गई है। हमले में पर इजरायली मीडिया वाई नेट ने बड़ा दावा किया है। ईरान के 30 फ्यूल टैंक और 3 तेल डिपो निशाने बनाए गए, जिससे तेल भंडार और रिफाइनरी में भयानक आग लग गई। करज, कुहक और शहरान तेल डिपो में ऊंची लपटें उठ रही हैं। तेहरान में हमले के बाद तेल शहर की नालियों तक पहुंच गया और नालियों में बह रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों के किनारे आग की नदियां बह रही। ईरान के आसमान से टॉक्सिक रेन यानी काली बारिश शुरू हो गई। काले धुएं से वातावरण में कार्बन और तेल की दुर्गंध फैल गई। ईरान में हमलों के बाद तेहरान में ईंधन कोटा घटा दिया गया है। पहले 30 लीटर प्रतिदिन था, जिसे घटाकर 20 लीटर कर दिया गया। ईरानी एजेंसी फार्स के मुताबिक तेहरान के गवर्नर ने जानकारी दी है। दरअसल ईरान में मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। दावा है ईरान में 209 बिलियन बैरल कच्चा तेल का भंडार है, जबकि सऊदी अरब में 267 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ईरान की अर्थव्यवस्था ही तेल और गैस निर्यात पर टिकी हुई है। 2023-24 में उसने रोज 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात किया है। 2024 में ईरान ने तेल निर्यात से सोचिए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने भी इजराइल से बदला लिया। ईरान ने एक साथ मिसाइल हिट की है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान मिसाइल जो तेल अवीव पर गिरी।
उसके बाद देखिए ईरान ने इजराइल में भी हाइफा रिफाइनरी है उस पर अटैक किया है, क्योंकि ईरान पर अटैक हुआ तो ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी पर अटैक किया। और ईरानी हमले की सैटेलाइट इमेज आई है, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। ये जो तबाह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां ईरान ने अटैक किए। बताया जाता है कि यहीं पर अमेरिका की नेवी मौजूद थी जिस वक्त अटैक हुआ। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है ईरान का ये जवाब। ईरान ने अमेरिका के नौसेना के बेड़े पर सबसे भीषण अटैक कर दिया है। ईरान ने ट्रंप की सेना पर यह हमला मिसाइल और शाहिद ड्रोन से किया है और इस हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने यह अटैक बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े पर किया है। मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका की सबसे अहम नौसैनिक कमान है। 5वां बेड़ा सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते की सुरक्षा में तैनात रहता है। फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर के 35 लाख किलोमीटर की निगरानी करता है यह 5th फ्लीट। हॉर्मुज स्ट्रेट के जिस हिस्से से दुनिया का सारा तेल गुजरता है, गैस गुजरती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका का यही 5वां बेड़ा संभालता था। बेड़े में 9000 नौसैनिक, दर्जनों युद्धपोत, पनडुब्बियां और ड्रोन सिस्टम है। अमेरिका के इस बेड़े में 40 देशों की सेना और संगठन भी जुड़े हुए हैं। ईरान ने इस बेड़े के मुख्यालय बहरीन पर बहुत बड़ा हमले का दावा किया है। तो क्या उसने समंदर में अमेरिकी नौसेना की निगरानी ताकत को कम कर दिया है? क्या तेल भंडार पर हमले का जवाब वो समंदर में अमेरिका से ले रहा है? ये ईरान ने जवाब दिया। सुनिए जरा ईरान के इस हमले पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के तेल भंडारों पर हमला कर रहा है। इससे जाहिर बात है कि ईरान भी अब पश्चिम एशिया में खाड़ी देशों के आसपास जितने अमेरिकन बेसेस हैं उन पर और ताबड़तोड़ और भयंकर हमले करेगा। ऐसे में अमेरिका की जो 5वीं फ्लीट है जो कि पर्शियन बे में डिप्लॉयड है, वो भी एक स्पेशल टारगेट होगी ईरान के लिए। ईरान के लिए हमला करने का एक ही जरिया है कि वो अमेरिकन शिप्स के ऊपर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भयंकर हमला करे। लेकिन अब तक जो देखा गया है, अमेरिकन फ्लीट और अमेरिकन नेवल बेस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत वेल डिफेंडेड हैं। तो ईरान अगर 10 मिसाइलें फायर करेगा, शायद उसमें से 8 या 9 को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शूट डाउन कर देंगी। ईरान ने हमला किया, उसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। सुबह होते ही, आंख खुलते ही इजरायली मिसाइल ईरान पर गिर रही। तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के पास अटैक हुआ है, एक के बाद एक इजरायली मिसाइल। और उसके बाद इजराइल ने IRGC यानी खमनेई की सेना के ठिकाने पर, उनके बेस पर अटैक किया है। ये बेस पर हमला है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो खमनेई की सेना बताई जाती है, उसके ठिकाने पर अटैक। अमेरिका का अब टारगेट बहुत बड़ा है ईरान में। अमेरिका अब सीधे ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर है ईरान का यूरेनियम भंडार। यहां यूरेनियम भंडार है। दावा है जिस यूरेनियम को शुद्ध किया गया, ईरान ने उसे यहां लाकर रखा है। अमेरिका की तैयारी यह है कि वो यहां अपनी सेना उतारे और बाकायदा अमेरिकी फोर्स ईरान में जाए और उस यूरेनियम पर कब्जा करे। इस कोशिश में अब अमेरिका और इजराइल है।
यूएस फोर्स इसकी पूरी तैयारी में है। तो इस तरह का ऑपरेशन ट्रंप कर सकते हैं। क्या अमेरिका ईरान का परमाणु कब्जाएगा? मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान का यूरेनियम भंडार खतरे में। एक अमेरिकी समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल इस प्लान पर बेहद गंभीर है। दोनों देशों में एक विशेष सैन्य अभियान को लेकर चर्चा चल रही है। यह लंबा युद्ध नहीं बल्कि बेहद छोटा सटीक सर्जिकल ऑपरेशन होगा। ट्रंप का लक्ष्य ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा कर उसकी रीढ़ तोड़ना है। यह मिशन तभी होगा जब ईरानी सेना बेहद कमजोर हो चुकी होगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह अभियान अकेले अमेरिका का होगा या फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर इस अभियान को अंजाम देंगे। फिलहाल ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम भंडार है। यह जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पिछले रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर के करीब माना जाता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए लगभग 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। पहले अमेरिका कहता था कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करे, जैसे रशिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब इस यूरेनियम को हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये डिसेप्शन प्लान तो नहीं कि ईरान ये सोचकर कि शायद अमेरिका और इजराइल को यूरेनियम की ठीक पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए मैं उससे जहां भी है वहां से निकाल के किसी सेफ जगह पे रख दूं, और जब वो ऐसा करे तो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर उसका पता लगा ले, और फिर अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी डेल्टा फोर्स को तैयार रखा है, उसको पैराड्रॉपिंग करके इसको कब्जे में करे। ऑपरेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें कैजुअलिटीज बहुत होगी जिसे शायद अमेरिका एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो। ईरान ये समझ रहा है कि अमेरिका अगला कदम ये उठा सकता है, इसलिए ईरान अमेरिका की तीसरी आंख फोड़ रहा है। क्या है वो तीसरी आंख? ये है अमेरिका का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम, जिसे थाड कहते हैं। 22,000 करोड़ इसकी कीमत है। अमेरिका ने इस थाड सिस्टम को अपने एयर बेसेस पर लगा रखा है। मुस्लिम देशों में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां ये डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों से इन मुस्लिम देशों में सैन्य अड्डों को बचाता है। लेकिन थाड गिराए जाने के बाद ये थाड का रडार सिस्टम है, रडार भी उड़ा दिया है। लगभग 2,700 करोड़ का ये रडार है, और इस रडार का काम है मिसाइल को पहचानना, पकड़ना। इसे भी उड़ा दिया है। बड़ा नुकसान ट्रंप के लिए। तो ईरान ने जंग में अमेरिका का यह हथियार तबाह कर दिया है, जो उसकी ताकत है, जिससे अमेरिका ईरानी मिसाइलों को मार गिराता है। ईरान ने थाड डिफेंस सिस्टम पर वार किया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तीसरी आंख कहलाता है, थर्ड आई। ईरान ने हवाई हमलों में अमेरिका की इसी आंख को फोड़ डाला है। थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में मार गिराता है। एक थाड की कीमत 22,000 करोड़ रुपए, जबकि थाड का रडार सिस्टम 2700 करोड़ का है। यह दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के ऐसे 3 थाड सिस्टम को ईरान ने निशाना बनाया है। एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन में थाड पर हमला बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात थाड रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। यह रडार थाड का सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा होता है, जो दुश्मन की मिसाइलों को पहचानता और ट्रैक करता है, फिर 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आते ही उन्हें मार गिराता है। अमेरिका के पास सोचिए ऐसे सिर्फ 7 से 8 थाड हैं, इसलिए रडार तबाह होना बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर क्या कह रहे हैं। ईरान अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा, और अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका और इजराइल को और पछतावा देने वाला जवाब दिया जाएगा। हमारे पास अमेरिका और इजराइल से निपटने की पूरी सैन्य क्षमता है। हम जब तक अमेरिका खतरे को खत्म नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं। अमेरिका पर हमारे हमले जारी रहेंगे। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर तीसरी आंख फोड़ दी। वो तीसरी आंख जो मुस्लिम देशों को ईरान के हमलों से बचा रही थी, हमले बढ़ गए। बहरीन में देखिए जरा, बहरीन में शाहेद ड्रोन से हमला किया है ईरान ने।
सऊदी अरब में देखिए, प्रिंस सुल्तान बेस पर अटैक किया है ईरान ने। यह ईरानी हमले की तस्वीर है। न सिर्फ बहरीन, सऊदी अरब, बल्कि कतर देखिए, कतर में भी बेस पर अटैक किया गया है। अब बेस पर अटैक हुआ। अब आपको लिए चलता हूं, कतर के बाद कुवैत। इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और अब तक सैकड़ों हजारों अटैक हो चुके हैं। ये कुवैत की बिल्डिंग पर अटैक किया है ईरान ने। तो ईरानी राष्ट्रपति के माफी मांगने के सोचिए 24 घंटे बाद माफी मांगी थी मुस्लिम देशों से। ईरान ने अपने पड़ोसियों से किया वादा, फिर तोड़ दिया। ईरानी सेना पड़ोसी देशों पर फिर बारूद बरसाने लगी, क्योंकि ईरान ने फिर 5 देशों पर हमला किया है। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई शामिल है। सबसे पहले देखिए कुवैत। ईरान ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। आईआरजीसी ने दावा किया कि ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मरम्मत केंद्र को टारगेट किया गया। इसके अलावा फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि हमले के बाद एयरबेस में बड़ी आग लग गई है। ईरान ने कुवैत की 22 मंजिला इमारत पर भी ड्रोन दाग दिया है। हमले के बाद सामाजिक सुरक्षा की इमारत में आग लगी। साथ ही बहरीन देखिए, बहरीन में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। यहां बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से काफी नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के शायबा में भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। हालांकि ऑयल फील्ड पर ईरानी ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया है। इसी बीच खबरें हैं कि सऊदी अरब ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा, अगर ईरान हमले नहीं रोकेगा तो हम अमेरिका को सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की इजाजत दे देंगे। आइए अब आपको बताऊं, मुस्लिम देशों पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान। अब तक जो अटैक हुए हैं, जो हमले हुए हैं, इसमें इन देशों में भी रहने वाले कई नागरिक, कई लोग मारे गए। ये मैप आप देख रहे हैं, जंग में कहां कहां अब तक मौत बरसी है। ईरान में 1331 लोगों की जान गई है। इधर देखिए ओमान में 1 शख्स की जान गई है। यूएई में 6 लोगों की मौत हुई है हमलों में। कुवैत में 6 लोगों की जान गई है। इराक में 2 लोग मारे गए हमले में। लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है, 399 जाने गई और इजराइल में 11 मौतों का दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति। हमने उनके 44 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। हमने उनकी वायुसेना के सभी विमानों को नष्ट कर दिया। हमने उनकी अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अब मिसाइलें बहुत कम आ रही हैं। हमने उनके मिसाइल निर्माण क्षेत्रों पर भी भारी हमला किया है। उनकी ड्रोन क्षमता में भारी गिरावट आई है। सेना लगभग न के बराबर है। हम सेना पर भी भारी हमला कर रहे हैं। दुश्मन हमारी बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमने मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों पर हमला ना करने की बात कही है, लेकिन तभी जब वो देश अपने बेस से हम पर हमला ना होने दे। अगर अमेरिका को हमले के लिए वो जमीन देंगे तो हम भी उन पर हमला करेंगे। अब देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक हो रहा है। सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हो रहे हैं, जबकि यूएई वो देश है जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है। अब देखिए दुबई में ईरान के हमलों में बहुत से लोग घायल भी हुए, कई जानें भी गई हैं। मैंने आपको दिखाया, खुद राष्ट्रपति पहुंचे, बिन जायद पहुंचे अस्पताल घायलों का हाल जानने के लिए। देखिए ईरान के हमले में दुबई दहल उठा है। ईरान ने एक बार फिर दुबई को टारगेट किया। इस बार दुबई की मरीना इमारत पर हमला किया गया। 90 मंजिला यह इमारत दुबई के सबसे पॉश इलाके में है और यहां बड़ी संख्या में विदेशी लोग और इन्वेस्टर्स आते हैं।
इस हमले में 2 पाकिस्तानी के मारे जाने की भी खबर है। दुबई ने एयर डिफेंस से हमले नाकाम करने का भी दावा किया है। हमला नाकाम करते समय गिरा जो मलबा है वो मरीना इमारत से टकरा गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर 150 से ज्यादा मिसाइल और 250 ड्रोन अटैक किए और सबसे ज्यादा अटैक यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हुआ है। पिछले हफ्ते अटैक के बाद बुर्ज खलीफा के पास धुआं देखा गया था। 882 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी ऊंची इमारत है। ये इतनी ऊंची है कि करीब 90 किलोमीटर दूर से आराम से दिखाई देती है। मतलब अगर दिल्ली में होती तो मेरठ और पानीपत तक से देखी जा सकती थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। ईरानी ड्रोन और धुआं दिखने के बाद बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया। बाद में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद खुद दुबई के मॉल पहुंचे हैं और बिन जायद जिस मॉल में पहुंचे थे वो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। दुबई मॉल में 1200 से ज्यादा स्टोर है, 160 फूड स्टॉल और 22 सिनेमा हॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल 22 विशाल फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है। ये ईरान के हमले के बाद इस मॉल में सामान खरीदने के लिए होड़ मच गई। लोगों को लग रहा है था कि पता नहीं बाद में मौका मिले सामान लेने का या नहीं। लोगों की घबराहट और भीड़ का संदेह मिटाने के लिए खुद जो राष्ट्रपति हैं बिन जायद वो मॉल में आए। बाद में ईरान को वार्निंग दी, कहा यूएई को कमजोर समझने की भूल न करें। यूएई मजबूत है और खुद पर हुए हर हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान ने ये कहा था कि अगर अमेरिका मेरे ऊपर हमला करता है तो मैं जहां जहां भी अमेरिका के बेस हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, मैं उन बेसिस के ऊपर अटैक करूंगा। लेकिन ईरान ने उन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करने के साथ साथ वहां के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। दुबई में उसने हमला किया, वहां तो अमेरिका का मिलिट्री बेस है भी नहीं, और फिर उसने सऊदी अरबिया की वो जो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग रिफाइनरी है उस रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। इसका सीधा सीधा कारण ये था कि मिडिल ईस्ट के ये देश इस बात को समझ लें कि अमेरिका उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं। अब देखिए जरा, ईरान पर अटैक हो रहे थे तो अब ईरान ने इजराइल पर भी अटैक किए हैं। बहुत सी मिसाइलें जो डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, ये आप देख रहे हैं, ये ईरानी हमला है इजराइल पर। और अब आपको राजधानी इजराइल के लिए चलता हूं। ये तेल अवीव की तस्वीरें, चारों तरफ आपको ध्वस्त इमारतें नजर आ रही हैं, मलबा नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने अपने 6 जवान खोए हैं। अमेरिका का कहना है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें सलामी दी। इन हमलों में ट्रंप का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया या धमकी भी दी तो अमेरिका उसे दुनिया में कहीं भी खोज कर खत्म कर देगा। तेहरान के बिना शर्त सरेंडर करने तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे। वैसे भी ईरान अब दबंग नहीं रहा, वो लूजर बन गया है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन भी हमने खत्म कर दिए हैं। दुश्मन के 42 जहाज डुबो दिए हैं और उनकी नौसेना तबाह कर दी है। ईरान के सैन्य ठिकाने, हथियार और नेतृत्व अब लगभग खत्म हो गए हैं। इस पर ईरान का कहना है ईरान इजराइल और अमेरिका के 4 ठिकानों पर भीषण हमला करेगा। हम खतरनाक मिसाइलों की 27वीं लहर लॉन्च करने वाले हैं। ईरान खमनेई की हत्या का बदला अमेरिका से जरूर लेगा। खमनेई और सैकड़ों के खून की कीमत ट्रंप को चुकानी होगी और जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा भीषण हमला करते रहेंगे। दुश्मन के खिलाफ ईरानी हमलों का दायरा और बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंग जारी रही तो दुनिया में तेल सप्लाई की भारी दिक्कत होगी। न तेल बचने का रास्ता बचेगा और न उत्पादन की क्षमता रह जाएगी।
सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हमने ईरान के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने बहुत शानदार काम किया। ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। दुश्मन की वायुसेना भी अब लगभग खत्म हो गई है। उनके सैन्य ठिकाने, हथियार और नेतृत्व भी अब खात्मे के करीब हैं। अमेरिका और इजराइल को रणनीतिक मोर्चे पर पहले हफ्ते से ही बड़ी नाकामी मिली है। उन्हें लगा था कि हमारे सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म कर वो ईरान की व्यवस्था में अराजकता ला देंगे, वो ईरानी सत्ता में एक तरह का शून्य ला देंगे, लेकिन वो इस मामले में पूरी तरह फेल रहे। हमारे पास भारी मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का भी भंडार है और कई युद्धपोत भी हमले के लिए तैयार हैं। हम लंबे समय तक अमेरिका का सामना करने को तैयार हैं। توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی। अब देखिए जरा दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान मिसाइलें सड़क पर भी नजर आ रही हैं। ईरान मिसाइलों को दाग रहा है और बड़ी बड़ी मिसाइलें, उनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, वो भी ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं। ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल से। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपना बॉम्बर उतार दिया है। B-52 सबसे खतरनाक बॉम्बर है ये। यानी ट्रंप भी बड़ी तैयारी में है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी तस्वीरें जारी की हैं। ईरान की पूरी मिसाइल सिटी है, बंकर के अंदर, गहरे बंकर के अंदर, पहाड़ों के बीच मिसाइल सिटी है। ट्रंप साफ कह रहे हैं ईरान को सरेंडर करना होगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर आएगा उसे वो छोड़ेंगे नहीं, कोई भी। ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनेई को मरे 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान में नया सुप्रीम लीडर तय नहीं हुआ। मगर अंदर खाने कहा जा रहा है कि नया नेता चुन लिया गया है, लेकिन उसके नाम का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। अल जजीरा के मुताबिक सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उम्मीदवार तय कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संस्था के सदस्यों का कहना है कि बहुमत से सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को मंजूरी दी गई है। हालांकि नए सुप्रीम लीडर के नाम की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। ऐसे में संभावना है जल्द ईरान नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दे और हो सकता है खमेनेई के बेटे मुश्तबा नए सुप्रीम लीडर बन जाएं। नया नेता की घोषणा से पहले इजराइल ने बड़ी धमकी दे डाली है। इजराइल बोला खमेनेई के हर उत्तराधिकारी को हम निशाना बनाएंगे। इजराइल की सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है जो भी खमेनेई की जगह लेगा हम उसे भी निशाना बनाएंगे। जो लोग नया नेता चुनने में शामिल हैं उन्हें भी धमकाया है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था मेरे बिना नया नेता न चुने। ट्रंप ने खमेनेई के बेटे मुश्तबा को बतौर लीडर नामंजूर कर दिया था और कहा था वो भी खमेनेई जैसा काम करेगा, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं है। सुनिए जरा इजरायली पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की प्रवक्ता क्या कह रही है। ईरान के साथ ये युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने कहा है कि ईरान का शासन पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए इसे खत्म करना आसान नहीं है। ईरान आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर भी जल्दी नहीं होगा। ईरान बहुत बड़ा देश है और वहाँ लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं, इसलिए अभियान में समय लग सकता है। और इस बीच आपको बताएं कि जंग के बीच भारत को बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी क्या है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहेद ड्रोन की तस्वीर है। शाहेद ड्रोन अब तक ईरान का सबसे खतरनाक हथियार है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है और सबसे ज्यादा विरोधी को परेशान भी कर रहा है, दुश्मन को। Oh my God. भारत ने भी शाहेद ड्रोन की तरह खतरनाक एक ड्रोन तैयार कर लिया है। इसका नाम है शेषनाग 150।
आपको दिखाऊं कि शेषनाग की ताकत क्या है और शाहिद की ताकत क्या है। यह शाहिद 129 युद्ध में ईरान का शाहिद ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत बन गया है। 18 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 35 करोड़ की मिसाइल दाग रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 1700 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, यानी मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेस तक मारने में सक्षम है। विस्फोटक समेत 400 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। लंबी दूरी का यह घातक ड्रोन 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साल 2012 में बने इस ड्रोन को ईरान के पास हजारों यूनिट है। ईरान ने ड्रोन रूस, सीरिया और हिजबुल्लाह को भी दिया हुआ है। अब देखिए शेषनाग की ताकत। शेषनाग 150 भारत का नया और आधुनिक ड्रोन सिस्टम है, जिसे कम लागत और सटीक हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। शेषनाग 150 ड्रोन करीब 1000 किलोमीटर तक हमले की सक्षम है। यह लगातार 5 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है, जो टारगेट के ऊपर मंडराने और उसे उड़ाने की ताकत रखता है। यह टारगेट को पहचानने, ट्रैक करने और हमले कर सकता है। यह काम वो न्यूनतम या बिना किसी हैंडलर के भी कर सकता है। इसके साथ ही 25 से 40 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है, जो वाहनों और सैनिकों को गंभीर नुकसान पहुंचाने में काफी है। एक और ड्रोन है प्रोजेक्ट काल कहा जाने वाला यह भारत का ईरानी शाहिद टाइप ड्रोन है, जिसका तेजी से विकास और टेस्टिंग की जा रही है। बेंगलुरु स्थित रक्षा स्टार्टअप एनआरटी इसे बना रहा है और इस ड्रोन की खासियत है कि यह झुंड में हमला करता है। ऐसे ड्रोन की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के बाद महसूस हुई, जो दुश्मन के ठिकानों तक घुसपैठ कर हमला कर सके। इसलिए तेजी से विदेशी ड्रोन पर काम चल रहा है, स्वदेशी ड्रोन बनाने पर काम चल रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बड़ी खबर है। शंकराचार्य विरोधी की नाक किसने काटी? तस्वीर में आपको दिखाऊं। शंकराचार्य दरअसल यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज वो रायबरेली में थे, शंकराचार्य यात्रा कर रहे थे रायबरेली में। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने वहां से इसी उपलक्ष्य में पूरे भारत में जो आंदोलन चला है 1966 में यहाँ से आगे इधर प्रस्थान करेंगे। तो हमारा विषय दूसरी तरफ देखिए आशुतोष महाराज, जिन्होंने शंकराचार्य पर आरोप लगाए थे, उनकी नाक काटने पर इनाम रखा गया था। आज किसी ने उनकी नाक काट दी। ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से जाते वक्त आशुतोष महाराज पर हमला हुआ। कोई आया, किसी ने धारदार हथियार से उनकी नाक पर हमला किया। उसके बाद देखिए आशुतोष महाराज पुलिस स्टेशन पहुंचे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए जगह जगह खुद खून से लथपथ थे वो। अब भाई आपको बताऊं, आशुतोष ब्रह्मचारी पर आखिर हमला किसने किया? आशुतोष खुद क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष महाराज पर यह हमला हुआ। आशुतोष महाराज का दावा है चलती ट्रेन पर उन पर यह अटैक हुआ है। रीवा एक्सप्रेस से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे आशुतोष। सिराथू रेलवे स्टेशन के पास सुबह हमला कर दिया गया उनके ऊपर। दावा है कि हमलावर ने पीछे से हमला किया है और धारदार हथियार से नाक काटने की कोशिश की गई है। हमलावर ने चेहरे और हाथ पर कई वार किए। हमले से आशुतोष महाराज को गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद काफी खून भी बह गया था। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागे। ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया है। इसके बाद जीआरपी को फोन करके घटना की जानकारी दी है। आशुतोष महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत दूसरे लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया है। जीआरपी ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आशुतोष का दावा कि हमलावर के पास धारदार हथियार था, हमलावर अकेला था और बॉडी बिल्डर की तरह था। उसके हमले से हमें दिखना कम हो गया है। व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो अदालत में पेश करने तक मुझे सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद मुझे मार भी दे तो कोई परेशानी नहीं है। आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य पर बटुकों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आशुतोष के मुताबिक हमलावर ने कहा, तुमने हमारे गुरु के खिलाफ केस दर्ज कराया है, हम तुम्हारी नाक काटकर उनके चरणों में चढ़ाएंगे। सुनिए जरा आशुतोष महाराज क्या कहते हैं। गाजियाबाद में बैठे ट्रेन के अंदर, तो सुबह 5 बजे लगभग, उससे थोड़ा सा पहले हमें ना
पेट में दिक्कत हो, शौच करने के लिए सुबह ही जाते हैं। तो जैसे गए तो वहाँ खिड़की के पास एक युवक खड़ा था और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे। जितना हमसे प्रयास हो सका हमने भी अपने बचाव करने का प्रयास किया। फिर हम बाथरूम में घुस गए और वहाँ अपनी जान बचाई हमने। ये पूरा हमला अभिमुक्ति सुनन द्वारा ही कराया गया है हमारे ऊपर। 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया हमारी नाक काटने के लिए। अब कानून है नहीं क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब देखिए जरा, आशुतोष महाराज को आपने सुना, अब इस पर शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य ने शंखनाद यात्रा शुरू की और इस सिलसिले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद रायबरेली में आशुतोष महाराज पर हमले को शंकराचार्य ने नाटक कहा है। शंकराचार्य ने कहा यह सब दिखावा है, आशुतोष माहौल बनाने और सुरक्षा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाने का मकसद सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाना है। ये यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्या भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रही है? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य के आरोपों का जवाब दिया। खून जितना बहा है मेरा, एक एक खून का बदला लेंगे, हम उनको कानून से मारेंगे। शंकराचार्य बोलते हैं अपने ऊपर कोई हमला करा लेगा क्या? वो अपनी नाक कटवा कर देख लें, आशुतोष शंकराचार्य को कह रहे हैं। सुबह से चेकअप पर चेकअप हो रहा है, हम अब पीछे नहीं हटने वाले। हमारे सभी समर्थक भड़क गए हैं। दूसरी तरफ फलाहारी बाबा ने आशुतोष पर निशाना साधा है। हमले में फलाहारी बाबा का भी नाम लिया जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर इन्होंने बताया था। आशुतोष के खिलाफ 21 FIR दर्ज है। इन्होंने कहा आशुतोष महाराज ऐसे लोगों पर झूठे आरोप लगाता है। फलाहारी बाबा ने कहा हमले के वक्त वो दिल्ली में थे। इससे पहले यही फलाहारी बाबा 21 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर चुके हैं। इन्होंने इनाम रखा था कि 21 लाख रुपए देंगे जो आशुतोष महाराज की नाक काट लेगा। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और फलाहारी बाबा क्या कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि किसी के भी ऊपर अगर किसी ने आक्षेप किया है, अगर क्या कहते हैं हमला किया है, तो ये गलत है। सभ्य समाज में हिंसा को कोई स्थान नहीं है और हमारी सरकार से गुजारिश है, निवेदन है कि उनको तगड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। वो स्वयं सुरक्षा चाहते भी हैं, हम भी चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। जो आक्षेप प्रत्याक्षेप उन्होंने किए हैं उसका उत्तर प्रमाणों के साथ हम न्यायालय में दें। ये ट्रेन में फर्जी जानलेवा हमला दिखा रहा है, ये हमारा नाम ले रहा है। ये व्यक्ति इतना बड़ा धोखेबाज है, ये कानून का दुरुपयोग करता है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस बात की सघन जांच कराने की कृपा करें कि यह हमला किसने किया है या इसने खुद जानबूझ के अपने ऊपर हमला कराया है। यह इतना बड़ा धोखेबाज है कि लोगों को फर्जी केस में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में एक नई सियासत देखने को मिल रही है। नीतीश का प्लान निशांत, जेडीयू में बहुत कुछ बदल रहा है। तस्वीर देखिए, आज सारी कयास और अटकलों पर विराम लगा और नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है आधिकारिक रूप से। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। उसके बाद देखिए, उसके बाद निशांत पहुंचे पिता के पास, पिता का मुंह मीठा कराया, नीतीश कुमार को मिठाई खिलाई और उनको गले लगे। निशांत एक नए सियासी सफर पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार ने सियासत में जो बड़ी लकीर खींची है, अब उनसे उसी तरह की उम्मीद की जाएगी। दूसरी तरफ निशांत जेडीयू में शामिल हुए तो ढोल नगाड़े बिहार में बजने लगे। कार्यकर्ताओं में एक तरफ खुशी का माहौल था। खुद निशांत देखिए, पार्टी ज्वाइन करने से पहले पहुंचे महावीर मंदिर पहुंचे हैं और दर्शन किए निशांत।
और महावीर मंदिर के बाद निशांत मजार पर पहुंचे हैं। ये वही मजार है जहां नीतीश कुमार भी आते हैं और चादर चढ़ाई है। और दूसरी तरफ आज भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में अभी भी नाराजगी है, समर्थकों में अभी भी रोष है। अब देखिए जरा, निशांत ने पार्टी ज्वाइन कर ली लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं थे। मैं नीतीश संभव है इसलिए मौजूदगी ना रही हो। आज नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने निशांत को पार्टी का गमछा पहनाया। सदस्यता लेने के बाद निशांत ने लल्लन सिंह और संजय झा के पैर छुए। निशांत सफेद कुर्ते और क्रॉक्स चप्पल में जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश और निशांत जिंदाबाद के नारे लगते रहे। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। सदस्यता लेने के बाद निशांत पिता से मिले और उन्हें मिठाई खिलाई। निशांत की जेडीयू में एंट्री के बाद नीतीश समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 10 मार्च से होगी और इस दौरान 14 मार्च तक कोसी सीमांचल की यात्रा पर रहेंगे। 10 से 12 मार्च तक नीतीश कुमार मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। ये उनका कार्यक्रम है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहे, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद। बिहार का भविष्य है। आज जो जनता दल यू में ज्वाइन कर रहे हैं, बिहार का भविष्य है और माननीय मुख्यमंत्री का जो काम अधूरा बच गया है उसको पूर्ण करके दिखाएंगे। जनता दल यूनाइटेड परिवार पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता चाह रहे थे कि निशांत जी पार्टी में सक्रिय हो, पार्टी को धारदार बनाए और एक युवा सरल सहज और पढ़ा लिखा नौजवान है, सरलता के प्रतीक है। उनके आज कार्यभार संभालने से पार्टी और भी मजबूत होगी, पार्टी और भी धारदार होगी। आने वाले समय में सभी बड़े नेता मिल बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बिहार के युवाओं की जो आकांक्षा था, बिहार के लोगों का जो लगातार डिमांड था, उसको पूरा करने में हमारी पार्टी के नेताओं ने जो अहम भूमिका निभाया, उनको धन्यवाद और बधाई। निशांत राजनीति में आए ये तो हम लोग कह ही रहे थे, हमारे नेता भी कह रहे थे श्री तेजस्वी यादव जी। सवाल है क्या कि निशांत जी को इन करा लिया जाएगा और फिर आउट कर दिया जाएगा, उसी तरह जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को शपथ तो मुख्यमंत्री का दिला दिया गया, 3-4 महीने में ही निपटा दिया गया। सवाल का निश्चित उत्तर तो केवल और केवल नीतीश जी दे सकते हैं, जो वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनसे जाके पूछिए। तो हम क्या आज दूसरा बात कर रहे हैं? जब बीजेपी का मतलब ही ये बुलडोजर रहा, बिहार के मन मिजाज के खिलाफ वहाँ सरकार बनेगी तो क्या होना। वो बहुत केपेबल हैं और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो आगे बढ़ करके हम ये बोलेंगे युवाओं का ही नहीं बल्कि बिहार का नेतृत्व करेंगे। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर बिहार की किस्मत अच्छी रहेगी तो निशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल चाहते तो हम लोग बिल्कुल हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली एक पार्टी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और घमासान चल रहा है बंगाल में, अपमान पर घमासान। दरअसल राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बंगाल में कार्यक्रम था और उसमें प्रोटोकॉल के तहत न सीएम आई न कोई और उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचा। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हैदराबाद में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है। दूसरी तस्वीर दिखाइए। बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया है, रांची की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये रांची से तस्वीरें सामने आई हैं। रांची में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है।
थोड़ा सा भाई। अब देखिए पूरा बवाल क्या है, आखिर हुआ क्या। बीजेपी और बनर्जी के बीच खींचतान की नई खेप सामने आई। ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगा। साथ ही बीजेपी ने ममता सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। दरअसल 7 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल पहुंची थी। उन्हें हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। पहले यह संथाल कॉन्फ्रेंस सिलीगुड़ी के विधाननगर में होना था। बाद में इसे बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर शिफ्ट कर दिया गया। बदलाव की वजह सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारण बताए गए। जब राष्ट्रपति पहुंची तो रिसीव करने सीएम या कोई मंत्री नहीं आया। सिलीगुड़ी के मेयर उन्हें रिसीव करने के लिए अकेले प्रतिनिधि थे। जब राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो कुछ लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति ने इस पर नाराजगी जताई, जगह बदलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने मैदान काफी छोटा था जिससे लोग शामिल नहीं हो सके। राष्ट्रपति बोली, अगर प्रोग्राम विधाननगर में होता तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री मोदी ने मातृशक्ति का अपमान किया गया कहा है। इस बीच राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक पर केंद्र में एक्शन है और केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है इस मामले में। सुनिए, अब आपको दिखाता हूं कि आखिर इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर द्रौपदी मुर्मू और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ने, द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी है। ना तो सीएम और ना ही कोई मंत्री रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज हैं या नहीं। कार्यक्रम ऐसी जगह रखा गया जहां पहुंचना मुश्किल था। लगता है कि आदिवासी समुदाय को आने से रोका गया है। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि संथाल समुदाय आगे बढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा, महिला दिवस पर मातृशक्ति का अपमान किया गया है। आदिवासी परंपरा के उत्सव का बहिष्कार किया गया। उस कार्यक्रम को अव्यवस्था के हवाले कर दिया गया था। टीएमसी और सत्ता के अहंकार जल्द चूर होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने कहा, उन्हें कोई ना बताए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री बंगाल को निशाना बनाते हैं और बेवजह राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाता है। आयोजन स्थल को लेकर पहले ही चिट्ठी लिखी गई थी। मैं धरने पर हूं, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रही हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति, पीएम और सीएम ममता बनर्जी। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। Neither the state government program। जो भी हुआ है, आयोजक एक प्राइवेट पार्टी था। हमने बार बार कहा कि वो सक्षम नहीं होंगे, लेकिन ये माननीय राष्ट्रपति को चुनना था। उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया। ये उनका विशेषाधिकार है, हमारा नहीं। But it is the choice of the honorable president। और आइए इस खबर के बाद आगे चलते हैं और अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान। एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग हो रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण लड़ाई चल रही है। अब चीनी प्रोजेक्ट पर हमला हुआ है और इसमें पाकिस्तान फंस गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तालिबान के हमले की तस्वीर है। तालिबान का पाकिस्तान पर अटैक। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, कैसे तालिबान ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लगातार अटैक हो रहा है पाकिस्तान पर। यह अटैक पाकिस्तान ने तालिबान पर किया है। अब देखिए जरा, अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान की आईएसआई ने जानबूझकर चीनी प्रोजेक्ट को टारगेट किया। चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं। चीन और अफगानिस्तान की दोस्ती भी मजबूत होती दिख रही है। इससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। अफगानिस्तान में कुछ चीनी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया ताकि चीनी कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन जाए। पाकिस्तान ऐसा कर चीन को सीधे संदेश देना चाहता है। इस इलाके में पाकिस्तान ही चीन का भरोसेमंद दोस्त है। अफगानिस्तान में कोई भी चीनी प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं है। अब एक्सपर्ट ने पाकिस्तान के हाथ होने का दावा किया है इस हमले में। इसके बाद अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। चीन अपने प्रोजेक्ट पर हुए नुकसान की पाक से भरपाई कर सकता है। एक तरफ अफगानिस्तान का हमला और दूसरी तरफ चीन का गुस्सा। अफगानिस्तान से जंग में पाकिस्तान अब बुरी तरह से घिर गया है। हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान पर लगातार अटैक हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है। और अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। महिलाओं का अपमान करने वाला शख्स कितना भी ताकतवर हो, वो बर्बाद हो जाता है। जो महिलाओं का मान सम्मान करता है और उनसे सीख लेता है, वो बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी कामयाबी हासिल करता है। रामायण से लेकर महाभारत तक में लाइफ के इस बड़े फंडे का जिक्र है। महिला दिवस पर उन 5 खास महिलाओं की सीख बताते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। माता सीता, वनवास सिर्फ श्री राम को जाना था, लेकिन पतिव्रत निभाने देवी सीता भी खुद वनवास गईं। सीता के इस कदम से संदेश मिला कि मुश्किल समय में भी जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उर्मिला, भगवान राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास पर गए तो उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की इच्छा का मान रखा और पति के बिना 14 सालों तक राजमहल में नियम संयम के साथ रही। उर्मिला ने संदेश दिया कि साथी के सही फैसलों में साथ देना चाहिए और जिंदगी में बड़े त्याग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मंदोदरी, रावण की पत्नी हमेशा उनकी भलाई चाहती थी, इसलिए सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। जीवन साथी अगर कोई गलती करता है तो समझाने की कोशिश करें और बुराइयों से दूर करना चाहिए। कुंती, अभाव और पति के बिना भी 5 पुत्रों को अच्छे संस्कार दिए, धर्म अधर्म का ज्ञान दिया, मेहनत और संतोष करना सिखाया। मां के अच्छे संस्कार ही बच्चों को मजबूत और कामयाब बनाते हैं। द्रौपदी, कहते हैं महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान की वजह से हुआ। इसमें फंडा छिपा है कि महिलाओं का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं और जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं।